हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर का न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। क्लींजिंग एजेंट। ओके, क्लींजिंग एजेंट मीन्स क्या? जो चीज़ें हम क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे सोप हो गया, फेस वॉश हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, मैक्सिमम चीज़ें जो क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग नेम से अलग अलग चीज़ें जो क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज होती है, उन चीज़ों को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लींजिंग एजेंट। तो ये सेक्शन में हम लोग डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। 10th स्टैंडर्ड में भी तुम लोग डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़े हो, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो वहां पे तुम लोगों ने उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। तो अभी डिटेल्स में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर यूज एज क्लींजिंग एजेंट। ओके, दो तरीके के डिटर्जेंट्स क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। दीज आर सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। वो कौन से होते हैं? सोप्स एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट। अभी सिंथेटिक डिटर्जेंट को सिर्फ डिटर्जेंट ही कहा जाता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टू टाइप्स ऑफ डिटर्जेंट्स आर यूज एज क्लींजिंग एजेंट एंड दीज आर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो ये सोप एंड डिटर्जेंट क्या करते हैं? सोप एंड डिटर्जेंट इम्प्रूव्स द क्लींजिंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। कोई भी चीज क्लीन करने के लिए हम लोग वाटर का तो यूज करते हैं, बट वाटर सिर्फ अकेला सारी चीजों को क्लीन कर सकता है क्या? नहीं। तो सोप और डिटर्जेंट ये दोनों भी क्या करते हैं? वाटर के क्लीनिंग प्रॉपर्टी को एनहांस करते हैं, बढ़ाते हैं। These help in removal of fats which bind other material to the fabric or skin. तो ये सोप या फिर डिटर्जेंट्स क्या करते हैं? तो ये फैब्रिक या स्किन को बाइंड होते हैं और फैब्रिक या स्किन से फैट को रिमूव करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, तो अभी हम लोग सबसे पहले देखते हैं सोप्स। ओके, तो सोप देखने के लिए तुम लोगों ने सोप का फॉर्मेशन कैसे होता है, सोप क्या है, ये 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़े हो। तो क्या बताया था? सोप्स आर द सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, राइट? सोप्स आर व्हाट? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैटी एसिड? Fatty acids are the carboxylic acid which contain the higher number of carbon atom in the chain. मतलब कार्बन 12 टू कार्बन 18 19 तक के जो कार्बन कंटेनिंग जो चेन रहते हैं उनको क्या बोलेंगे? फैटी एसिड। ओके, तो फैटी एसिड मतलब कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, बट जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आइटम प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहा जाता है? फैटी एसिड। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि सोप्स के बारे में। यहाँ पे देखो सोप कैसे बनती है। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या लिया जाता है? फैट लिया जाता है। ओके, तो किसी भी एसिड का फैट लिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ग्लिसरेल एस्टर ऑफ स्टीयरिक एसिड। ओके, ग्लिसरेल एस्टर ऑफ स्टीयरिक एसिड, ये क्या है? ग्लिसरेल एस्टर ऑफ स्टीयरिक एसिड। एस्टर है यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OR, तो ऑब्वियस सी बात है एस्टर है। तो ये क्या है? ग्लिसरेल एस्टर ऑफ स्टीयरिक एसिड when treated with the sodium hydroxide. ओके, ये जो ग्लिसरेल एस्टर ऑफ स्टीयरिक एसिड या फिर डायरेक्टली बोलो फैट when treated with the sodium hydroxide, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? सोडियम स्टीयरेट एंड ग्लिसरॉल यहाँ से रिमूव हो रहा है। और ये जो सोडियम स्टीयरेट है यही क्या है? तुम्हारी सोप है, दैट इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो ये फिर कैसे बनेगा? तो हम उसके लिए देखते हैं। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। तो देखो ये है ग्लिसरेल एस्टर ऑफ स्टीयरिक एसिड। क्या करो? सिंपल, ये और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक, ये और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक, ये और कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया। यहाँ पे 3NaOH के बीच का बॉन्ड क्या करोगे? ब्रेक। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो C17H35 C डबल बॉन्ड O, ये 3 मॉलिक्यूल है एंड Na भी कितने हैं? 3। तो जोड़ दो इनको, इनके बीच बॉन्ड फॉर्म करो। C17H35 C डबल बॉन्ड O ONA हो गया थ्राइस C17H35 C डबल बॉन्ड ONA, बन गई तुम्हारी सोप। अभी ये जो कंपाउंड है CH2OH CHOH CH2OH, ओके, ये 3 मॉलिक्यूल है, OH भी 3 है, छोड़ दो, क्या बना? ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन। समझ में आई ये रिएक्शन? ओके, तो ये यहाँ पे बनी सोप, बट सोप डायरेक्टली निकल गई क्या यहाँ से? नहीं। तो ये सोप क्या है? ये ग्लिसरॉल में ही मिक्स है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? इसको सोप से अलग करना पड़ेगा। तो ये कैसे अलग करना है ये हम देखते हैं।
सोप्स आर द डिटर्जेंट्स यूज सिंस लॉन्ग। ओके, सोप्स क्या है? डिटर्जेंट्स है, बहुत ज्यादा टाइम से यूज किए जा रहे हैं। सोप्स यूज फॉर क्लीनिंग पर्पजेस और सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। जो सोप क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज होती है वो सोप रहती है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। एग्जाम्पल, स्टीयरिक, ओलिक या फिर पॉल्मेटिक एसिड के एस्टर्स लिए जाते हैं, जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब हम लोगों को सोडियम सॉल्ट कंटेनिंग सोप बनाने है तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे, पोटेशियम सॉल्ट कंटेनिंग सोप बनाने है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करेंगे। तो इसके साथ में क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है और सोप का मैन्युफैक्चर किया जाता है। सोप्स कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय हीटिंग फैट। ओके, जो सोप सोडियम सॉल्ट कंटेनिंग होते हैं कैसे बनते हैं? फैट को हीट करके, विथ एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ओके, द सोप कंटेनिंग सोडियम सॉल्ट या फिर सोप कंटेनिंग पोटेशियम सॉल्ट आर फॉर्म बाय हीटिंग फैट दैट इज ग्लिसरेल एस्टर ऑफ फैटी एसिड। हीटिंग फैट दैट इज ग्लिसरेल एस्टर ऑफ फैटी एसिड, कोई भी होगा, फिर ग्लिसरेल एस्टर ऑफ ओलिक एसिड या ग्लिसरेल एस्टर ऑफ पॉल्मेटिक एसिड। किसके साथ में हिट करोगे? एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। दिस रिएक्शन इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलोगे? सैपोनिफिकेशन। मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोप। जिस प्रोसेस में सोप बनती है उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? सैपोनिफिकेशन। इन दिस सेक्शन esters of fatty acids are hydrolyzed and the soap obtained remains in the colloidal form. ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? एस्टर ऑफ फैटी एसिड हाइड्रोलाइज हो गया और सोप क्या होंगी? कोलाइडल फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगी। किसके साथ में मिक्स होके? ग्लिसरॉल के साथ। इट इज प्रेसिपिटेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड। फिर हम लोगों को सोप तो अलग चाहिए तो हम क्या करेंगे? जो हम लोगों को सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड का कोलाइडल सॉल्यूशन मिल रहा है ग्लिसरॉल के साथ में, वहां पे अगर हमने सोडियम क्लोराइड को ऐड किया तो वो सोप क्या हो जाएंगी? प्रेसिपिटेट हो जाएंगी। मतलब हम लोगों को क्या मिल जाएंगी? सोप मिल जाएंगी। द सोल्यूशन लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग द सोप कंटेन ग्लिसरॉल which can be recovered by fractional distillation. ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे? सोप को रिमूव करेंगे। Only sodium and potassium soaps are soluble in water and are used for cleansing purposes. Okay? दो तरीके की सोप ही वाटर में सोल्यूबल है, एक होती है सोडियम सोप या फिर पोटेशियम सोप। तो इसका यूज काय के लिए किया जाता है? फॉर द क्लींजिंग पर्पजेस। जनरली पोटेशियम सोप आर सॉफ्ट टू स्किन देन द सोडियम सोप। ओके, पोटेशियम सोप स्किन के लिए सॉफ्ट होती है एज कंपेयर टू द सोडियम सोप्स। तो जितने भी फेस के लिए जो चीजें यूज की जाती है या बॉडी के लिए जो चीजें यूज की जाती है वो जनरली पोटेशियम सोप की रहती है। दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन प्रेजेंस ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ये रिएक्शन देखिए, यहाँ पे हम लोग NaOH की जगह पे KOH लिखेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? पोटेशियम स्टीयरेट। ओके, तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ सोप के बारे में। ओके, then types of soap. Basically all soaps are made by boiling fats or oils with suitable soluble hydroxide. Okay, सारे सोप कैसे बनाए जाते हैं? फैट और ऑयल्स को सुटेबल सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड के साथ में बॉईल करके। बट तुम लोगों को पता है सोप अलग अलग तरीके की होती है। पेपर सोप होती है, फेस वॉश होता है, हैंड वॉश होता है, शैम्पूज होते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसियस तीनों भी फॉर्म में तुम लोगों को सोप मिलती है, राइट? सोप कैसे बनते हैं? मेड बाय बॉइलिंग फैट्स और ऑयल्स विद सुटेबल सोल्यूबल हाइड्रोक्साइड। बट सोप में तीनों भी कंटेंट रहते हैं। वेरिएशन आर मेड बाय यूजिंग डिफरेंट रॉ मटेरियल। ओके, तो अलग अलग रॉ मटेरियल यूज करके वेरिएशंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये टॉपिक तुम लोगों को खुद से पढ़ना है, NCERT में बहुत अच्छे से दिया है। बस मैं यहाँ पे सोप के टाइप्स बता दूंगी कौन कौन से टाइप्स ऑफ सोप्स में। फर्स्ट, टॉयलेट सोप। ये कैसे होती है, क्या होती है, तुम लोग पढ़ लेना। देन सोप दैट फ्लोट्स इन वाटर। ओके, जो सोप वाटर में फ्लोट्स होते। देन मेडिकेटेड सोप्स, जिस सोप्स की मेडिसिनल वैल्यू होती है, जैसे हम लोग डेटॉल्स वगैरह यूज करते। शेविंग सोप्स, लॉन्ड्री सोप्स,
ओके तो ये है टाइप्स ऑफ सोप्स, टॉयलेट सोप्स, सोप्स दैट फ्लोट इन वाटर, मेडिकेटेड सोप्स, शेविंग सोप्स, लॉन्ड्री सोप्स। ओके और यहाँ पे ये सोप चिप्स मतलब जो हम हमारे घर में खरीद के लाते हैं जो सोप चिप्स, वो कैसे बनाते हैं इसके बारे में दिया है, तो तुम लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। ओके देन हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक, व्हाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। सोप हार्ड वाटर में क्यों वर्क नहीं करते हैं। तो सुनो, तुम लोगों ने हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर के बारे में पहले भी पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में, तो अभी हम लोगों ने रिएक्शंस भी देखे थे, हम लोगों ने रीजन भी देखा था, फिर भी हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि सोप हार्ड वाटर में क्यों नहीं वर्क करते हैं। तो सुनो, हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन, राइट। हार्ड वाटर में क्या होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन कंटेनिंग सॉल्ट, या फिर कैल्शियम कंटेनिंग सॉल्ट या मैग्नीशियम कंटेनिंग सॉल्ट। ओके तो हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। These ion form insoluble calcium and magnesium soap respectively when sodium or potassium soaps are dissolved in hard water. जब सोडियम या पोटेशियम सोप को तुम लोग हार्ड वाटर में यूज करते हो तो ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है ये क्या करते हैं, सोडियम या पोटेशियम को डिस्प्लेस कर देते और वो कैल्शियम सॉल्ट कंटेनिंग सोप बना देते या मैग्नीशियम सॉल्ट कंटेनिंग सोप बना देते। यहाँ पे देखो ये सोप है जो अभी हम लोगों ने इसका फॉर्मेशन देखा था, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड व्हेन ट्रीटेड विद द कैल्शियम क्लोराइड, राइट। तुम्हारा जो हार्ड वाटर है उसमें कैल्शियम क्लोराइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन और Na के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे CaCl2 के बीच का बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, और ये Ca किसके साथ में कंबाइन होगा, यहाँ पे, तो क्या बनेगा C17H35COO/2Ca बन गया कैल्शियम सॉल्ट ऑफ सोप, और NaCl यहाँ पे निकल गया। These insoluble soaps separate as a scum in water and are useless as cleansing agent. ये insoluble soap एक स्कम की तरह वाटर से क्या होते हैं, सेपरेट होते और वो यूजलेस होते हैं एज अ क्लींजिंग एजेंट की तरह, मतलब ये फिर हार्ड वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, एक स्कमी स्टिकी सब्सटेंस की तरह वो सेपरेट हो जाएंगे वाटर से और वो क्लींजिंग एजेंट का फिर कोई भी काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट दीज आर हाइंड्रेंस टू गुड वॉशिंग बिकॉज द प्रेसिपिटेट एडहर्ट्स ऑन टू द फैब्रिक ऑफ क्लोथ एज गमी मास। तो ये क्या करते हैं, गुड वॉशिंग को प्रोहिबिट करते हैं, गुड वॉशिंग को रोकते हैं। क्यों, बिकॉज ये जो प्रेसिपिटेट है क्लोथ के ऊपर क्या हो जाते, चिपक जाते हैं। हेयर वॉश विथ हार्ड वाटर लुक्स डल बिकॉज ऑफ दिस स्टिकी प्रेसिपिटेट। अगर तुम लोग हार्ड वाटर से हेयर वॉश भी करते हो तो तुम्हारे हेयर डल लगते हैं, क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टिकी प्रेसिपिटेट। Dye does not absorb evenly on cloth wash with soap using hard water because of this gummy mass. Okay. जो क्लोथ हार्ड वाटर में वॉश किए गए अगर तुम उसको डाई करना चाहते हो, मतलब उसको कलर देना चाहते हो, तो वो डाई भी ये जो क्लोथ से इवनली एब्सॉर्ब नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज वो क्लोथ कहाँ पे है, कहाँ पे वॉश किया गया है, हार्ड वाटर में। तो समझ में आए, व्हाई डू सोप्स नॉट वर्क इन हार्ड वाटर, बिकॉज हार्ड वाटर में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होते हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन क्या करते हैं, सोडियम या पोटेशियम को हटा के उसके साथ में कंबाइन होते हैं सोप के साथ में, कैल्शियम सॉल्ट कंटेनिंग सोप या मैग्नीशियम सॉल्ट कंटेनिंग सोप बनाते हैं, जिसके वजह से ये सोप एज अ स्कम स्टिकी मास की तरह सेपरेट हो जाती है और क्लींजिंग अच्छी तरीके से नहीं करती है, इसीलिए सोप हार्ड वाटर में वर्क नहीं होती है। समझ में आया। तो यहाँ पे सोप ये टॉपिक होता है फिनिश। ओके, अभी हम लोग देखते हैं डिटर्जेंट्स के बारे में, डिटर्जेंट्स या फिर सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर क्लींजिंग एजेंट which have all the properties of soaps but which actually do not contain any soap. ओके, सिंथेटिक डिटर्जेंट्स क्या है, क्लींजिंग एजेंट्स है, ये भी सोप की तरह क्या है, क्लींजिंग प्रॉपर्टी वाले एजेंट्स है, या ये सोप की तरह क्लीनिंग के लिए यूज होते, which have all the properties of soap but which actually do not contain any soap. इसमें सारी सोप की प्रॉपर्टी है बट इसमें कोई भी सोप नहीं है।
This can be used both in soft and hard water as they give foam even in hard water. ओके इसका यूज सॉफ्ट और हार्ड वाटर में भी होता है बिकॉज वो हार्ड वाटर में भी फोम देता है, बट सोप हार्ड वाटर में फोम नहीं देती है. सम ऑफ द डिटर्जेंट्स गिव फोम इवन इन आइस कोल्ड वाटर. कुछ सिंथेटिक डिटर्जेंट्स तो आइस कोल्ड वाटर में भी क्या देते हैं, फोम देते हैं. Synthetic detergents are mainly classified into 3 categories. Okay, synthetic detergents को 3 categories में classified किया गया है. एक होता है, फर्स्ट है अनआयोनिक डिटर्जेंट्स, सेकंड है कटायोनिक डिटर्जेंट्स एंड थर्ड है नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स. ओके, तो ये सारे डिटर्जेंट्स को हम लोग वन बाय वन देखेंगे. फर्स्ट अनआयोनिक डिटर्जेंट्स. तो ये अनआयोनिक डिटर्जेंट्स क्या है? Unionic detergents are sodium salts of sulfonated long chain alcohol और हाइड्रोकार्बन. तो ये अनआयोनिक डिटर्जेंट्स क्या है? सोडियम salts of sulfonated long chain alcohol, सोडियम salt of sulfonated long chain alcohol या फिर हाइड्रोकार्बन. ओके, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट formed by treating long chain alcohol with the concentrated sulfuric acid and are neutralized with alkali to form anionic detergent. ये क्या है? एक अल्कोहल है. ओके, अल्कोहल से अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. अब हम बाद में देखेंगे कि इसका नेम क्या है. सबसे पहले ये है अल्कोहल. ये अल्कोहल से अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बनता है? तो अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में ट्रीट करोगे तो तुम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा? अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. और इस अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट को तुम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करोगे? ट्रीट करोगे. तब तुम लोगों को मिलेगा सोडियम लॉरियल सल्फेट या फिर तब तुम लोगों को मिलेगा अनायनिक डिटर्जेंट. समझ में आया? तो अभी यहाँ पे अल्कोहल में हम लोगों को लॉन्ग चेन अल्कोहल चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने कौन सा अल्कोहल लिया है? लॉरिल अल्कोहल. ओके, तो लॉरिल अल्कोहल, इसका IUPAC नेम क्या होगा वो तुम लोग देखो, ये तो कॉमन नेम है. ओके, लॉरिल अल्कोहल व्हेन ट्रीटेड विद द सल्फ्यूरिक एसिड. हम लोगों को पहले क्या मिलेगा? लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट. तो ये लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे मिलेगा? बताओ कैसे मिलेगा? अभी यहाँ पे देखो H2SO4 है, राइट? तो H2SO4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? HOSO3H लिख सकते हैं. HOSO3H लिख सकते हैं हम लोग ये H2SO4 को. OHSO3H, H2SO4 ही होता है. यहाँ से क्या हो जाएगा? बॉन्ड ब्रेक. और यहाँ से O और H के बीच का भी बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक. और ये H और ये OH एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. और ये SO3H ग्रुप किसके साथ में कंबाइन होगा? ऑक्सीजन के साथ में. तो क्या बनेगा हमारा कंपाउंड? CH3 CH2/10 CH2OSO3H बन गया लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट. ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या होगा? ट्रीट. जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट होगा, अगेन क्या हो जाएगा? Na और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक. और यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा. और ये Na यहाँ पे कंबाइन होगा SO3 के साथ में. और क्या बनेगा? सोडियम लॉरिल सल्फेट बन गया. CH3 CH2/10 CH2OSO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, राइट? अभी यहाँ पे देखो इसके एंड पार्ट में नेगेटिव आ गया है. ये तो Na पॉजिटिव है, मेटल को छोड़ दो. ये जो पार्ट है इसमें नेगेटिव आ गया चार्ज, मतलब वो क्या बना? जब चार्ज नेगेटिव आया तो वो एनियोनिक पार्ट बना, राइट? तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एनियोनिक डिटर्जेंट. समझ में आया? ओके, देन अगेन नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अभी हाइड्रोकार्बन का, अभी तो हम लोगों ने अल्कोहल का एग्जांपल देखे. सिमिलरली अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट are obtained by neutralizing alkyl benzene sulfonic acid with alkali. तो हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए? अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड. फिर इसको न्यूट्रलाइज करोगे तो क्या मिलेगा? अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट. ये भी क्या है? एनियोनिक डिटर्जेंट है. तो ये कैसे मिलेगा?
तो अल्काइल बेंजीन को हम लोग किसके साथ में ट्रीट करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। ओके, तो ये क्या है? अल्काइल बेंजीन है। CH2/11 CH3। ओके, 12 कार्बन, डोडेसाइल बेंजीन या डोडेकाइल बेंजीन। डोडेकाइल बेंजीन अल्काइल बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद द सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या मिला? डोडेकाइल बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। कैसे मिला? सेम, H2SO4 को OHSO3H में, OHSO3H है, ऐसे कंसिडर करो, इसको स्प्लिट कर दो। फिर क्या होगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, वो ये OH के साथ में कंबाइन होके वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और ये SO3H जो ग्रुप बन गया है वो इसके साथ में कंबाइन होके क्या बनेगा? डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में ट्रीट करो तो क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा और Na इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा, बन गया एनियोनिक डिटर्जेंट। CH3 CH2/11 बेंजीन रिंग SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव। समझ में आया ये दोनों भी रिएक्शन? ओके। इन एनियोनिक डिटर्जेंट्स in anionic detergents, the anionic part of the molecule is involved in the cleansing action. Okay? अनआयोनिक डिटर्जेंट में जो अनआयोनिक पार्ट है वो किस में इन्वॉल्व होता है? ये जो अनआयोनिक पार्ट है वो किस में इन्वॉल्व हो जाएगा? वो क्लींजिंग एक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। सोडियम सॉल्ट्स ऑफ अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट आर एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ अनआयोनिक डिटर्जेंट। ओके, जो सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट है, ये जो कंपाउंड है सोडियम सॉल्ट ऑफ अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, ये इंपॉर्टेंट पार्ट क्लास है अनायनिक डिटर्जेंट का। दीज आर मोस्टली यूज फॉर हाउस होल्ड वर्क, ये घर के काम करने के लिए यूज होता है। अनायनिक डिटर्जेंट्स आर ऑल्सो यूज इन टूथपेस्ट, अनायनिक डिटर्जेंट्स टूथपेस्ट में भी यूज किया जाता है। ओके, तो समझ में आया यहाँ पे तुम लोगों को अनायनिक डिटर्जेंट्स हाउस होल्ड वर्क के लिए भी यूज हो जाता है और टूथपेस्ट में भी यूज हो जाता है। तो ये हो गया अनायनिक डिटर्जेंट्स के बारे में। अभी हम लोग देखते हैं कट आयोनिक डिटर्जेंट, ओके, या फिर कैटायोनिक डिटर्जेंट्स। कैटायोनिक डिटर्जेंट्स आर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट ऑफ अमाइंस विथ एसिटेट्स, क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स एज एनाइंस। ओके, कैटायोनिक डिटर्जेंट्स क्या है? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमाइन, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमाइन, अमोनियम NH4। ओके, तो NH4 नाइट्रोजन के सारे हाइड्रोजन रिमूव होके उसके जगह पे क्या लगेंगे? अल्काइल ग्रुप, तो हम उसको क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ अमाइन विथ एसिटेट, क्लोराइड एंड ब्रोमाइड। ओके, एसिटेट ग्रुप, क्लोराइड ग्रुप या फिर ब्रोमाइड ग्रुप, ऐसे एनायंस क्या हो जाते हैं? उसके पार्ट में अटैच हो जाते हैं। कैटियोनिक पार्ट पोजेसेस अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम। ये देखो, ये क्या है? ये पूरा ये जो पूरा का पूरा जो है वो क्या है? कैटियोनिक पार्ट है। ये जो पूरा पार्ट है ये जो है कैटियोनिक पार्ट है। तो ये कैटियोनिक पार्ट क्या पोजेस करता है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ओके, एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम। यहाँ पे देखो CH3 CH2/15 लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है और ये नाइट्रोजन को 3 अल्काइल ग्रुप अटैच है और पॉजिटिव पार्ट है यहाँ पे ये भी अल्काइल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे भी। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे ऊपर रहेगा? नाइट्रोजन की तरफ। तो कैटियोनिक पार्ट पोजेसेस अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम, हेंस दीज आर कॉल्ड कटायोनिक डिटर्जेंट। ओके, ये कैटियोनिक पार्ट है पूरा, तो इसलिए ये डिटर्जेंट्स को क्या बोलेंगे? कटायोनिक डिटर्जेंट। Cetyl trimethyl ammonium bromide is a popular cationic detergent and is used in hair conditioner. ये जो Cetyl trimethyl ammonium bromide है ये पॉपुलर कटायनिक डिटर्जेंट है और इसका यूज हेयर कंडीशनर में भी किया जाता है। कैटियोनिक डिटर्जेंट्स हैव जर्मिसिडल प्रॉपर्टीज एंड आर एक्सपेंसिव। ओके, ये एज अ जर्मिसाइड का भी काम करता है और ये एक्सपेंसिव भी होता है। Therefore these are of limited use, इसलिए इसके क्या है? यूज लिमिटेड है। ओके, तो समझ में आया यहाँ पे कैटियोनिक डिटर्जेंट्स। अभी हम लोग देखते हैं नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स। नाम में है यहाँ पे ना एनायन फॉर्म होगा ना कैटायन फॉर्म होगा।
नॉन आयोनिक डिटर्जेंट्स डू नॉट कंटेन एनी आयन इन देयर कंस्टिट्यूशन। नॉन आयोनिक डिटर्जेंट के कंस्टिट्यूशन में कोई भी आयन नहीं फॉर्म होगा। वन सच डिटर्जेंट इज फॉर्म व्हेन स्टीयरिक एसिड रिएक्ट विथ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। एक डिटर्जेंट जो बनता है नॉन आयोनिक, उसका एग्जांपल दिया है, जब स्टीयरिक एसिड पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल के साथ में रिएक्ट होता है तब हम लोगों को जो डिटर्जेंट मिलता है वो कौन सा है? नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। अभी यहाँ पे देखो स्टीयरिक एसिड CH3 CH2/16 COOH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, राइट। पॉली आ गया मतलब n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। तो ये क्या है? पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल। तो किससे बना है ये? इथिलीन ग्लाइकॉल से बना है, ठीक है। व्हेन स्टीयरिक एसिड ट्रीटेड विद द पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, तो बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल जो हम लोगों को डिटर्जेंट्स मिलेगा वो क्या रहेगा? नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। तो यहाँ पे फिर वाटर मॉलिक्यूल कैसे रिमूव होगा? ओके, CO और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करो और यहाँ पे O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक करो। यहाँ से ये H2O क्या हो जाएगा? निकल जाएगा और ये कंपाउंड कंबाइन होके क्या बनेगा? CH3 CH2/16 COO CH2 CH2O by N CH2 CH2OH, ओके। बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल तुम लोगों को ये डिटर्जेंट्स मिला जिसको तुम लोग क्या बोलोगे? नॉन आयोनिक डिटर्जेंट। लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स आर नॉन आयोनिक टाइप, ओके। जो डिश वॉश के लिए जो लिक्विड अभी आते हैं विम के वगैरह प्रोडक्ट जो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं तो वो नॉन आयोनिक टाइप के होते हैं। Mechanism of cleansing action of this type of detergent is the same as that of soap, ओके। तो ये डिटर्जेंट का क्लींजिंग जो मैकेनिज्म है वो सेम रहेगा सोप के तरह, मतलब सोप जैसे क्लींजिंग करती है वैसे ही डिटर्जेंट भी क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। दिस ऑल्सो रिमूव ग्रीस और ऑयल बाय मिसल फॉर्मेशन। ये क्या करते हैं? ग्रीस और ऑयल मिसल फॉर्मेशन से रिमूव करते हैं। अभी तुम लोगों को पता है कि मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है। जब सोप वाटर में डिजोल्व होती है तो मिसल्स फॉर्म करती है, ओके। तो इसलिए मैं मिसल फॉर्मेशन के बारे में डिटेल्स में कुछ नहीं बताऊंगी, ओके। मेन प्रॉब्लम दैट appears in the use of detergents is that if their hydrocarbon chain is highly branched, then the bacteria cannot degrade this easily, okay। डिटर्जेंट का मेन प्रॉब्लम क्या है? अगर हाइड्रोकार्बन चेन बहुत ज्यादा ब्रांच वाली है तो बैक्टीरिया वहां से इजीली डिग्रेड नहीं होती। स्लो डिग्रेडेशन ऑफ डिटर्जेंट लीड्स टू देयर एक्यूमुलेशन। तो डिटर्जेंट्स क्या कर रहे हैं? स्लोली डिग्रेड हो रहे, तो उसकी वजह से डिटर्जेंट्स क्या होते जा रहे? एक्यूमुलेट हो जा रहे। Effluents containing such as detergents reach the river, ponds etc. तो डिटर्जेंट्स फिर एक्यूमुलेट होके कहाँ पे पहुंच रहे? रिवर्स, पॉन्ड्स में। These persist in water even after sewage treatment and causing foaming in rivers, ponds and streams, and their water gets polluted. सीवेज ट्रीटमेंट के बावजूद भी ये प्रेजेंट रहते हैं वाटर में, रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम्स में, और उसकी वजह से फोमिंग फॉर्म होती है और वाटर क्या होता है? गेट पोल्यूटेड। These days the branching of the hydrocarbon chain is controlled and kept to minimum, ओके। तो अभी हाइड्रोकार्बन चेन की ब्रांचिंग को कंट्रोल किया है और इसको मिनिमम करने की कोशिश की है। अनब्रांच चेन कैन बी biodegraded more easily and hence pollution is prevented, ओके। अनब्रांच चेन को more easily बायोडिग्रेडेड किया गया है और पोल्यूशन को प्रिवेंट करने की कोशिश की है, या फिर पोल्यूशन अभी प्रिवेंट हो रहा है। तो ओके, यहाँ पे तुम्हारा सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ये टॉपिक फिनिश होता है, या फिर क्लींजिंग एजेंट ये टॉपिक फिनिश होता है, जहाँ पे हम लोगों ने सोप और डिटर्जेंट्स के बारे में पढ़ा है। और यहाँ पे ये तुम्हारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये चैप्टर कंप्लीटली फिनिश होता है, जहाँ पे हम लोगों ने मेडिसिन्स, केमिकल्स इन फूड्स और क्लींजिंग एजेंट्स के बारे में स्टडी की। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर देख के तुमको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।